चलो तो लेट्स डिस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले जो है वो पार्ट फ्लूइड स्टैटिक है, बराबर। बोयेंट फोर्स तक का जो टॉपिक है वो फ्लूइड स्टैटिक है, बराबर। फिर स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो फिर फ्लूइड डायनेमिक्स है, बराबर। तो फ्लूइड स्टैटिक को हम डिस्कस करें तो जो आपको याद होना चाहिए तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रेशर। तो प्रेशर जो है बराबर वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बराबर। पर ये डेफिनेशन ये सिर्फ ये यूनिट के लिए डायमेंशनल फार्मूला के लिए ठीक है, पर जब आप बोलो प्रेशर पर फोर्स पर यूनिट एरिया तो क्लियर होना चाहिए कि ये फोर्स जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर इज कॉल्ड प्रेशर। ये प्रेशर है। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये सरफेस है और ये फोर्स है F, तो इसे आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से। अगर ये एंगल में थीटा लेता हूँ तो फोर्स का ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो इस केस में आपका प्रेशर होगा F cos थीटा बाई A, बराबर F cos थीटा बाई A, ठीक है। फिर प्रेशर के यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। तो ऐसा यूनिट तो आपको पता ही, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार इज 10 टू पावर 5 पास्कल, ठीक है। फिर 1 एटमॉस्फेयर 1.013 10⁵ पास्कल, यानी 1.013 बार, ठीक है। फिर 1 टॉर 1 टॉर इज 1 mmHg, ठीक है। फिर 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर Hg या 760 mmHg। बायो का नहीं है लेक्चर, ये समझ में आ गया। फिर हमने डेंसिटी जो डिस्कस की थी, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, समझ में आया। इसका MK और CGS 1 kg 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
इसे अगर आप MKS में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg/मीटर, बराबर। और यही वाटर की डेंसिटी भी है CGS MKS में, बराबर। वाटर की डेंसिटी CGS में 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब को जब आप MKS में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाता है। समझ में आया? फिर स्पेसिफिक डेंसिटी या दूसरा नाम था रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल and density of water at तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो रेशियो है, बराबर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, बराबर। अब अगर मैं डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, अगर दोनों के वॉल्यूम सेम लूँ तो वॉल्यूम कट हो जाएगा, तो उस केस में मास का रेशियो भी आपको क्या देगा? रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस अपन मास ऑफ वाटर of mass of water having volume equals to volume of substance। तो सब्सटेंस को जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर ले लो, तो दोनों के मास का रेशियो भी आपको रिलेटिव डेंसिटी देगा, बराबर। और ये जो फॉर्मूला है, ये रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने की सबसे आसान तरीका है, बराबर। तो सुबह भी आया था ना, तुझे अभी ग्रुप में डाला नहीं है, तू जाग, अरे खड़ा रह के करवाना पड़ेगा। हाँ, पर इन्हें तो એટલે જ મેં તને કાલે આપણે વાત થઈ, પણ આજે ટાઈમ જ નહીં મળ્યો મને। हो गया? फिर इतना क्लियर? इसके बाद पास्कल्स लॉ। तो यूं तो पास्कल्स लॉ ये था कि इफ़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड तो प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विच इज़ इन इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट या इक्वल। पर वो जो फॉर्मेट है, बराबर, उसमें आप कभी यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि यू कैन नॉट निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम पास्कल्स लॉ को यूज़ किस तरह से करते कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है
तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा मेरा। तो इफ द इनकम्प्रेसिबल fluid is in equilibrium, pressure is same at all points at same horizontal प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स है वहाँ प्रेशर सेम होगा। ठीक है, फिर हमने कई बार यूज़ भी किया है बराबर। जैसे हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, ये मैनोमीटर है, बराबर। ये कोई पाइप है, ये 0.1, ये 0.2, इसमें से फ्लो हो रहा है, तो यूँ है लेवल। ये मैनोमीटर का फ्लूइड है, ठीक है। अब अगर मुझे फ्लो 0.1 से 0.2 की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होता है। यानी हमें पता है कि 0.1 का पोटेंशियल ज़्यादा है और 0.2 का पोटेंशियल कम है। 0.1 का पोटेंशियल ज़्यादा है और 0.2 का पोटेंशियल कम है। समझ में आया? तो अरे पोटेंशियल यानी हाइट, यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर 1 पर 2 से ज़्यादा है बराबर। तो ये मुझे फाइंड करना है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एच है और ये सपोज एक्स है बराबर। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्योंकि ये जो मैनोमीटर का फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, फ्लो नहीं है, यहाँ पर कोई फ्लो नहीं है बराबर। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर सेम होना चाहिए। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कैलकुलेट करो, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 0.1 का प्रेशर P1 और फिर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी, और ये हाइट टोटल कितनी होगी, H प्लस एक्स लेते हैं, H प्लस एक्स। अब बी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करो, तो 0.2 का प्रेशर P2, फिर ये जो लिक्विड है बराबर उसका प्रेशर, तो उसकी हाइट x है, तो वो होगा रो जी एक्स। और ये जो है बराबर, ये h हाइट जो है वो मैनोमीटर का लिक्विड है, तो उसकी हाइट अगर h है तो उसका प्रेशर, वो डेंसिटी में रो नॉट लेता हूँ जी एच। तो P1 प्लस रो जी एच प्लस रो जी एक्स, P2 प्लस रो जी एक्स प्लस रो नॉट जी एच। तो रो जी एक्स कट, तो P1 माइनस P2 ये इस तरफ जाएगा, तो रो नॉट माइनस रो जी एच। तो ये जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर डिफरेंस, इसमें आपने यूज़ क्या किया, ये पास्कल्स लॉ। ठीक है, आपने पास्कल्स लॉ यूज़ करके
पास्कल्स लॉ कैसे यूज़ किया कि ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो उनका प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आपने पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस फाइंड किया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पास्कल्स लॉ कई बार यूज़ होता है। हमने जो लास्ट थियोरी पढ़ी थी कैपिलरी एक्शन, उसमें भी इसी को समझा था बराबर। इसके बाद था पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर बराबर। तो इसमें क्या था कि प्रेशर जो है, इंक्रीज इन प्रेशर हर जगह सेम होता है बराबर। तो if pressure at point in incompressible fluid which is in equilibrium is increased, this increase is transmitted undiminishedly to each point and its effect is normal to the सरफेस बराबर। अगर किसी पॉइंट पर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो पूरे फ्लूइड में ये इंक्रीज बराबर अनडिमिनिश्डली बराबर ट्रांसमिट होगा, सेम है, हर जगह उतना प्रेशर राइज होगा और इस प्रेशर की इफेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर होगी बराबर। और इससे हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के कंसेप्ट में यूज़ किया था बराबर। तो उसमें कुछ इस तरीके का था, समझो ये दो बराबर, ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये पिस्टन 1, ये पिस्टन 2। क्लियर है कि पिस्टन 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन 2 के क्रॉस सेक्शनल एरिया से काफ़ी ज़्यादा है बराबर। अब अगर आप यहाँ पर F1 फोर्स अप्लाई करते हो तो इस फोर्स से आपने जो प्रेशर प्रोड्यूस किया
वो होगा F1/A1। तो ये इंक्रीज इन प्रेशर आपने पॉइंट 1 के पास प्रोड्यूस किया है, बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर ये इंक्रीज हर जगह इक्वली होगा, बराबर। तो इससे ये फ्लूइड यूँ ट्रांसमिट होगा, बराबर। तो ये फ्लूइड के कारण पिस्टन ऊपर फोर्स लगेगा, तो पॉइंट 2 के पास जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, बराबर, वो भी पॉइंट 1 जितना ही होगा। अब सपोज पिस्टन 2 पर जो फोर्स लगा वो F2 है, तो ये F2/A2 पॉइंट 2 के पास प्रेशर, बराबर। बट वी नो दैट according to Pascal's law of transmission of fluid pressure, P1 is equal to P2. So F1/A1 is equal to F2/A2, बराबर। तो इस तरह से आपको F1/F2 क्या मिला, A2/A1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A2 वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 है तो F2 वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। अब ऐसे सपोज यहाँ फोर्स लगाया, अब सपोज F1 10 है और F2 1000 है, तो अगर आप इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 न्यूटन फोर्स मिलता है, बराबर। तो इस तरह से आप ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कंसेप्ट है उससे फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बराबर। पर यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि वर्क डन सेम रहेगा। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो जो पिस्टन 1 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, बराबर। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो वर्क डन सेम रहेगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम, जहाँ फोर्स कम होगा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो अगर मैं वर्क डन लिखूँ, वर्क डन, तो बराबर F1/D1 इज इक्वल टू F2/D2 मिलेगा। ठीक है, कितना क्लियर। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बराबर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, इट इज, अगर H हाइट का लिक्विड कॉलम है तो उससे जो प्रेशर फॉर्म होगा वो होगा ρgH। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि P हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P डज नॉट डिपेंड ऑन shape of container, बराबर, shape, volume of container. It depends on height of liquid column
इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ओनली। रो जी एच, तो सिर्फ एच पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, लिसन, नॉर्मली आपको पता है कि जो लिक्विड की सरफेस होगी इट इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। अब इस कंटेनर को अगर मैं यूं टेढ़ा मेढ़ा करूं मेरा, तो भी अगर सपोज मेरा कंटेनर इस तरीके का है, तो भी उसमें जो सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा वो तो हॉरिजॉन्टल ही होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स, बराबर, यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तभी रो जी एच सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर आपको पता है फोर्स एम जी या एक्सेलरेशन जी इस तरीके का है, और इसीलिए तभी तो हर सेम डेप्थ पर आपको प्रेशर सेम मिलेगा। समझ में आया? तो कंटेनर इस तरीके का हो या इस तरीके का हो, मेरा आपको जो सरफेस ऑफ लिक्विड मिलेगी वो कैसी होगी? एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल, मेरा। पर सपोज the container is moved with certain horizontal. Suppose the container is moved with certain horizontal acceleration. अपने कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया, बराबर। तो इस केस में क्या होगा समझो, मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ ये, तो इस पर mg फोर्स लगेगा इस तरफ, और सपोज सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो आपको पता है अगर सिस्टम को एक्सेलरेशन है तो उसके हर कंपोनेंट पर सूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा एम ए, मेरा सूडो फोर्स एम ए इस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इस केस में जो सरफेस ऑफ लिक्विड होगा वो यूं हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर एक्सेलरेटेड कंटेनर है, ये एक्सेलरेटेड कंटेनर है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेटेड कंटेनर में आपको लिक्विड की सरफेस यूं मिलेगी, और ये आपका होगा ए इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे गुरमान ने एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें यही था, 4 फिगर दी थी, बराबर। जो वेसल है वो एक्सेलरेटेड मोशन में था, बराबर, तो लिक्विड सरफेस कैसी होगी, बराबर। तो आंसर ये था, क्योंकि अब मैंने ये जो दिखाया 2 फोर्सेस लग रहे एम ए और एम जी, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो सरफेस जो है वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बराबर। ये वाला कंसेप्ट और ये सेम ही है, पर यहाँ पर फोर्स सिर्फ एम जी था, यहाँ पर भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को सरफेस परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को सरफेस परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को सरफेस परपेंडिकुलर है, बराबर। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, बराबर। जेई लेवल पर फिर इसमें भी काफ़ी कुछ आता है, पर अभी नीट में उतना नहीं आएगा।
मेरा उसमें तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन, फिर रोटेशन सब आता है, कितना डेप्थ में दोनों सेंटर पर, और किसी लिक्विड में लिक्विड को आप चॉन करो तो क्या होता है, सेंटर के पास उसकी हाइट सबसे कम होती है, तो वो ग्रेडियंट फाइंड करना, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं जेईई में। आपको उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे बराबर। तो ये था कंसेप्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो निकाल दिया है बराबर, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 11th में, क्या बोयंट फोर्स वाला, पर बोयंट फोर्स इसमें नहीं है, नीट में, पता है ना बराबर। तो यहाँ पर फिर बोयंट फोर्स का यूज़ आ सकता है बराबर। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो उतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, और बोयंट फोर्स की रफ आइडिया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोयंट फोर्स आप 9th में पढ़कर आए हो बराबर। बोयंट फोर्स क्या होता है? इट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर ये बोयंट फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर उसका v जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है बराबर, तो जितना सॉलिड का सपोज Vp जितना उसका वॉल्यूम जो है वो अंदर है, तो उस पर बोयंट फोर्स कितना लगेगा? Vp। अरे जितना उसका वॉल्यूम लिक्विड में होगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। फिर उससे क्या करना है, लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया, और फिर उसे g से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, और जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है वही क्या बनेगा? बोयंट फोर्स। और कोई भी केस हो, बोयंट फोर्स इज ऑलवेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बराबर। जैसे mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, बोयंट ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। फिर अभी हमारा स्टार्ट होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए है? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है बराबर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट बराबर, यानी वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बराबर। अगर कोई इस तरीके का है, सपोज ये ट्यूब है और इस ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ए के पास वेलोसिटी कम होगी, बी के पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। समझ में आया? पर ये जो a इंटू वी होता है ये क्या है? इट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। और वॉल्यूम फ्लक्स का मतलब वॉल्यूम passing through the cross section in unit time बराबर। यानी इस क्रॉस सेक्शन में से
यूनिट टाइम में जितना फ्लूइड पास होगा उतना ही फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा। बराबर, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? पर जो पास हो रहा है वो फ्लूइड सेम रहेगा। आया समझ में? कोई डाउट? फिर ये जो वॉल्यूम फ्लक्स है, अगर मैं इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मास फ्लक्स। मास फ्लक्स का मतलब होता है मास पर यूनिट टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से कितना मास पास हो रहा है। बराबर, कभी कभी इसे Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? फिर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन किसके लिए है? तो स्टेडी बराबर ई रोटेशनल बराबर नॉन विस्कस, विस्कस नहीं होना चाहिए बराबर, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आइडियली बर्नौलीज इक्वेशन स्टेडी ई रोटेशनल नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो को एप्लीकेबल है बराबर। तो इसमें P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट बराबर, यानी जो स्ट्रीम लाइन है उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बराबर, स्ट्रीम लाइन के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर इन तीन टर्म का एडिशन कांस्टेंट होता है। कोई स्ट्रीम लाइन में आप आगे जाओगे तो कोई एक टर्म में इंक्रीज आएगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, पर इन तीनों का जो एडिशन है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? तो ये बर्नौली इक्वेशन है, इसे यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रो जी से डिवाइड करो तो P बाय रो जी, ये H हो जाएगा और ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मेट है इसमें ईच टर्म इज कॉल्ड हेड, तो ये जो है इट इज़ कॉल्ड प्रेशर हेड, ये जो है इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन हेड, और ये जो है ये वेलोसिटी हेड है। तो कोई एक हेड दूसरे हेड में कन्वर्ट होता है। अगर सपोज हाइट सेम रहेगी तो हाइट को कंसीडर नहीं करना है, उस वक्त प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? अगर कोई सपोज इस तरीके का कंटेनर है, बराबर, तो ये 0.1, ये 0.2, यहाँ h हाइट तक आपने लिक्विड को फिल किया है, तो 0.1 एंड 0.2 आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो एलिवेशन हेड सेम रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आपका जो फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में है, पर यहाँ पर उसे कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 0.2 पर कितनी वेलोसिटी होगी, बराबर, तो 0.1 के पास हाइट है तो प्रेशर होगा ना रो जी एच,
यानी यहाँ का जो प्रेशर हेड है वो वहाँ पर वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हुआ। तो पॉइंट 1 के पास प्रेशर हेड क्या होगा, P/ρg, जो यहाँ पर कन्वर्ट होगा v²/2g, बराबर। तो अगर मुझे प्रेशर पता है पॉइंट 1 का तो प्रेशर मिल जाएगा, अगर प्रेशर नहीं पता है तो फिर मैं वो लूँगा ρgh/ρg v²/2g। समझ में आया? तो आपको v मिल गया √2g। ठीक है। फिर जो वेंचुरीमीटर था, बराबर, तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था उसी तरीके का था। अब ये पॉइंट 1 ये वेंचुरी है और ये उसका थ्रॉट है, बराबर। तो 1 और 2 के पास P1 प्लस, अब दोनों पर लिसन, दोनों सेम हाइट पर है तो एलिवेशन हेड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो P1 प्लस हाफ रो v1² P2 प्लस हाफ रो v2², बराबर। तो P1 माइनस P2 हाफ रो v2² माइनस v1²। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करूँ तो A1 V1, या फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A लेता हूँ, कैपिटल है, और इसका स्मॉल है। ये जो है स्मॉल, ये नैरो पोर्शन, इट इज़ कॉल्ड थ्रॉट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी AV1 स्मॉल a V2। आपको तो V1 चाहिए, आपको बराबर। वेंचुरीमीटर तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए लगाया जाता है, जैसे वेलोसिटी फाइंड करोगे आप वेंचुरीमीटर निकाल दोगे। तो पॉइंट 2 के पास जो वेलोसिटी है वो हमारे काम की नहीं, हमें तो पाइप में कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो हमें V1 चाहिए। तो बराबर, इससे हम क्या करेंगे, V2 को रिप्लेस करेंगे तो V2 हो जाएगा AV1/a। तो आपका P1 माइनस P2 हाफ रो बराबर A² V1² माइनस V1²। तो P1 माइनस P2 हाफ रो V1² A² अपन स्मॉल a² माइनस a²। तो इससे आपका V1 होगा 2P1 माइनस P2 बराबर a² माइनस स्मॉल a² माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो इससे आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे वॉल्यूम फ्लक्स मिल जाएगा। अगर मुझे वॉल्यूम फ्लक्स चाहिए, वॉल्यूम फ्लक्स, तो हो जाएगा AV1। तो V1 फाइंड करके फिर उसे A से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर।
और अगर 0.1 और 0.2 के बीच प्रेशर डिफरेंस नहीं दिया है पर वो मैनोमीटर दिया है, तो हमने अभी पढ़ा ना, ये रहा, तो प्रेशर डिफरेंस ये हो जाएगा। अगर मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है बराबर, तो मैनोमीटर से फाइंड करना होगा तो ρ0 माइनस ρg बराबर। फिर था स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो अगर इस तरीके का है, सपोज ये कैपिटल H हाइट है बराबर, और यहाँ पर एक होल है स्मॉल h हाइट पर, तो इसमें से जो लिक्विड जेट निकलेगी वो यूँ निकलेगी बराबर। तो जो लिक्विड जेट निकलेगी तब का जो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स बराबर। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स v इज √2gh। ये मैं डायरेक्ट ही दे रहा हूँ आपको बराबर। और यही था फिर टॉरिसेली लॉ बराबर, कि अगर h डेप्थ में होल है तो उससे जो लिक्विड जेट निकलेगी उसकी वेलोसिटी भी √2gh होती है बराबर। और अगर किसी बॉडी को फ्री फॉलिंग मोशन करवाया जाए तो h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी उसकी वेलोसिटी √2gh ही होती है बराबर। तो ये था टॉरिसेली लॉ, ठीक है। अब ये जब बाहर ये ग्राउंड है, जब ये बाहर निकल रहे तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो √2gh है। तो सपोज़ मुझे ये फाइंड करना है कि ये x मुझे कितना मिलेगा बराबर। तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितना होगा h माइनस स्मॉल h। तो उसने h माइनस स्मॉल h जितना डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल किया। अब वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसमें तो वो तो एक्सेलरेटेड मोशन हुई ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन में d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ a_t²। और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इससे आपको t क्या मिलेगा √2d/a, a यानी g। तो हमारे केस में t क्या होगा 2d यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो, दैट इज़ कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपन g। तो उसे यहाँ से यहाँ आने में इतना टाइम लगेगा। अब आपके पास उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो x उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया x दैट इज़ vt बराबर। तो v आपने फाइंड किया है √2gh और t भी आपने फाइंड किया है 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय g। तो g कट हो जाएगा, तो x आपको क्या मिला 4 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h बराबर। और एक इन्फॉर्मेशन में विदाउट प्रूफ दे देता हूँ जो याद रखना, कि when h स्मॉल h इज इक्वल टू h/2 x इज मैक्सिमम। तो मुझे x मैक्सिमम कब मिलेगा, तो जब आप एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होल करोगे तब आपको बराबर जो x है वो मैक्सिमम मिलेगा। और वो कितना होगा x मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप स्मॉल h की वैल्यू h/2 ले लो
बराबर। तो h माइनस एच बाई, यानी ये भी h/2 हो जाएगा, ये भी h/2 हो जाएगा। तो 2 2 4 4 के साथ कट, तो h² हो गया बराबर। तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h। समझ में आया? फिर लिसन, एरोफॉइल बराबर। तो एरोफॉइल यानी कोई भी चीज़, अगर सपोज ये शेप है बराबर, तो जब एरोफॉइल का जो शेप होता है उसके कारण क्या होता है, जब एरोफॉइल इस डायरेक्शन में जाएगा तो एयर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एयर का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होती है एयर की और नीचे वेलोसिटी कम होती है। अब वेलोसिटी का डिफरेंस होगा तो उससे प्रेशर डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पर बराबर वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट 2। समझ में आया? वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट 2 बराबर। सो देयरफॉर pressure at point 2 is greater than pressure at point 1. Pressure at point 2 is greater than pressure at point 1. तो इससे 2 पर प्रेशर ज़्यादा है, 1 पर प्रेशर कम है। तो प्रेशर डिफरेंस जब होता है तो इट रिजल्ट्स इन फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बराबर। सो देयरफॉर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट्स which is called डायनेमिक लिफ्ट। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट बराबर। अब अगर मैं इस डायनेमिक लिफ्ट को फाइंड करना चाहूँ कि कितना डायनेमिक लिफ्ट लगेगी बराबर, तो अब मैं ग्राउंड से कंसीडर करूँ तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के हाइट में कोई, सपोज़ ये एरोप्लेन की विंग है, तो एरोप्लेन की विंग के दोनों पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस वो मुझे फाइंड करना है। तो ग्राउंड से दोनों विंग की थिकनेस बहुत कम है कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, तो मैं H1 H2 को सेम हाइट कंसीडर कर लूँगा। तो अभी हमने जो प्रेशर की फॉर्मूला डिराइव की थी P2 माइनस P1, ये होगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया प्रेशर डिफरेंस। अब सपोज़ आपका जो एरोप्लेन है बराबर वो एकदम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है
उसने उसके मास को बैलेंस कर दिया बराबर। तो P2 माइनस P1 ये प्रेशर डिफरेंस है। जब प्रेशर डिफरेंस को फोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ रो ए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, लेवल हाइट पर है, तो ये mg जितना होगा। तो इस कंसेप्ट से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद का जो टॉपिक था वो था विस्कोसिटी, मेरा वो मैं कल लूँगा। अभी कोई है लेक्चर आपका? मेरा 6 बजे है लेक्चर इसका।